टुडे पेप्टिक अल्सर एंड नोबेल प्राइज। तो पेप्टिक अल्सर होता क्या है? ये एक्चुअल में जो आपका स्टोमक होता है उसमें अगर घाव हो जाए, ठीक है, उसमें फोड़े हो जाए अंदर की तरफ, इसे कहते हैं पेप्टिक अल्सर। हम लोग का जो स्टोमच है, हम लोग खाना खाते हैं, स्टोमक पहले फूट जाता है, उसके लिए रहता है, वहाँ एसिड भी सीक्रेट होता है, ठीक है। अल्सर में होता है फोड़ा, और वो भी अंदर की तरफ वाला जो हो, बॉडी के बाहर जो होता है तो आपको दिखाई देता है घाव है, फोड़ा है, लेकिन जो इनसाइड होगा तो उसको अल्सर कहेंगे, इसको कहते हैं पेप्टिक अल्सर। तो बहुत साल पहले, फॉर मेनी ईयर्स, everybody used to think that peptic ulcer which causes acidity related pain and bleeding in the stomach and duodenum were because of lifestyle reason। आज से बहुत साल पहले लोग मानते थे कि जो पेप्टिक अल्सर है हमारा, ठीक है, इसमें होता क्या है, एसिडिटी रिलेटेड पेन होता है। जो हमारे स्टोमक में एसिड सीक्रेट होता है, आपको पता है HCl सीक्रेट होता है हमारे स्टोमक में, ठीक है। तो इससे हमको पेन होता है। और हमारा डुडेनम, डुडेनम क्या है, स्टोमक के नीचे वाला पोर्शन डुडेनम है। एक बार समझाते हैं आपको डायग्राम ड्रा करके, ठीक है। जैसे कि ये हमारा माउथ है, सपोज दैट आपने यहां से फूड को अंदर लिया, इसके बाद जो ये पाइप है उसको फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है, फूड पाइप। इसको ऑसोफेगस भी बोलते हैं, ऑसोफेगस। ये आपका बकल कैविटी है, बकल कैविटी, इसको नॉर्मली हम लोग माउथ भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो होता है, ये फूड मेरा स्टोमक में स्टोर होता है। ये वाला एरिया मेरा स्टोमक है, और जो कर्व एरिया है ये मेरा डुडेनम है, ठीक है, ड्यूडेनम, DUO। डुडेनम, ठीक है। इसके बाद जो आपका एरिया स्टार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और इसके बाहर लार्ज इंटेस्टाइन होता है। अंदर ढेर सारा ये जो होता है एरिया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और बाहर की तरफ लार्ज इंटेस्टाइन, और ये एनस एट लास्ट में, वेस्टिबुलर वॉल। तो कह रहा है कि यहाँ पे आपको घाव हो जाए, इसको हम लोग कहेंगे पेप्टिक अल्सर, ठीक है। तो जो पेप्टिक अल्सर है, इसको पहले के लोग मानते थे कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, खान पीन में आप लोग गड़बड़ी करते हो, टाइम पे नहीं खाना खाते हो, जब मन करे तब खाओ, इस वजह से हो सकता है कि आपको पेप्टिक अल्सर जैसी प्रॉब्लम हो जाए, आपके स्टोमक में घाव हो जाए, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगे। ये बात क्लियर है? इस डायग्राम से रिलेटेड किसी कोई क्वेश्चन? चलो टॉपिक पे आते हैं। Then two Australian made a discovery that a bacterium, Heliobacter pylori, इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा, Heliobacter pylori को, was responsible for the peptic ulcer, जो पेप्टिक अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल। रॉबिन वॉरेन, born 1937, a pathologist from Perth, Australia, saw these small curd bacteria in the lower part of the stomachs in many patients। तो जो रॉबिन वॉरेन है, जो साइंटिस्ट है, इन्होंने बहुत से पेशेंट्स के स्टोमक के लोअर वाले पार्ट में इस बैक्टीरिया को देखा, इसका नाम है हेलियोबैक्टर पाइलोरी। He noticed that sign of the inflammations were always present around this bacteria। इन्होंने देखा कि जो साइन ऑफ इन्फ्लेशन है, जो स्टोमक में इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, सूजन, स्वेलिंग, वो आपको बैक्टीरिया के चारों ओर ही दिखाई दे रहा है। Barry Marshall, born 1951, a young clinical fellow, became interested in Warren's finding and succeeded in cultivating the bacteria from this source। तो पहले साइंटिस्ट थे रॉबिन वॉरेन, जिन्होंने बताया कि भाई स्टोमक में बैक्टीरिया पाया जा रहा है जो हेलियोबैक्टर पाइलोरी है, जिसकी वजह से सकता है पाइलेरिया हो रहा हो। बाद में दूसरे साइंटिस्ट है बैरी मार्शल, उन्होंने कहा कि जो वॉरेन ने फाइंडिंग किया है उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहिए। उन्होंने स्टोमक से वो बैक्टीरिया को बाहर निकाले और इसको ग्रो करा के देखा। In treatment studies, Marshall
and Warren showed that patient could be cured of peptic ulcer only when the bacteria were killed off from the stomach. तो वारेन एंड मार्शल दोनों ने, मार्शल एंड वारेन, वारेन पहले वाले साइंटिस्ट है, मार्शल नए साइंटिस्ट है, बैरी मार्शल, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि अगर हम बैक्टीरिया को किसी तरह से किल कर दे स्टोमक के अंदर, तो जो पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है, जिसको हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहते थे, वो ठीक हो जा रहा है। मतलब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर मतलब समझ लो कि एक तरह का क्रॉनिक डिजीज है। अब उसका ट्रीटमेंट आपने ढूंढ दिया तो क्या हो गया, क्रॉनिक से एक्यूट डिजीज हो गया, ठीक। Thanks to this pioneering discovery by Marshall and Warren, peptic ulcer disease is no longer a chronic, frequently disabling conditions, but a disease that can be cured by a short period of treatment with antibiotics. वही चीज लिखा है। हमको इसके लिए मार्शल एंड वारेन को थैंक्स बोलना चाहिए कि जो पेप्टिक अल्सर एक क्रॉनिक डिजीज समझा जाता था, अब वो क्या हो गया, अब वो ठीक हो सकता है बहुत जल्दी, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हम लोग यूज करते हैं बच्चों टू किल द बैक्टीरिया, ठीक है। एंटीबायोटिक एक टर्म है, एंटी, यस बेटा। तो सर ये एंटीबायोटिक जो है तो सर इन्होंने ही मतलब डिस्कवर किया है? नहीं बेटा, इन्होंने एंटीबायोटिक को डिस्कवर नहीं किया, इन्होंने उस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया जिसका नाम है हेलियोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। हेलिको बैक्टर, ठीक, पाइलोरी, ये बैक्टीरिया है जिसको डिस्कवर करने का क्रेडिट जाता है रॉबिन, वारेन एंड बैरी मार्शल को, ठीक है। तो इनको नोबेल प्राइज क्यों मिला? एंटीबायोटिक डिस्कवर करने के लिए नहीं, एंटीबायोटिक की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, जो एक फंजाई था, उसके ऊपर डिस्कवरी कर रहे थे, तो उन्होंने एक्सीडेंटली एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कर दी। पहला एंटीबायोटिक जो खोजा गया था वो था आपका, समझ लो क्या नाम है उसका, फंजाई के नाम से रिलेटेड है, अभी उसको आगे आएगा वो नाम, ठीक, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, क्लियर। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को क्रेडिट जाता है सबसे पहले किसी एंटीबायोटिक को खोजने के लिए, ठीक। खैर रॉबिन वारेन एंड बैरी मार्शल को इसलिए नोबेल प्राइज मिला कि उन्होंने हेलियोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के बारे में बताया, और ये बताया कि अगर हम एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज करेंगे तो बैक्टीरिया को मारा जा सकता है, ये बात सबको पता थी। और इस तरह से जो पेप्टिक अल्सर बीमारी थी वो ठीक हो गई, ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। इसीलिए फॉर दिस अचीवमेंट मार्शल एंड वारेन सीन इन द पिक्चर, ये मार्शल है, एक वारेन है, नहीं ये वारेन है, ये मार्शल है, जो यंग है वो मार्शल है, बैरी मार्शल, और ये रॉबिन वारेन received the Nobel Prize for Physiology and Medicine in 2005. 2005 में फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ये बात क्लियर है? ये स्टोरी है, काफी इंटरेस्टिंग है। पेनिसिलिन याद आ गया बेटा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जिस एंटीबायोटिक की खोज की थी उसका नाम पेनिसिलिन था, पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंजाई से डिस्कवर किए थे, क्लियर। तो सारी चीजें हो गई हमारी इससे रिलेटेड। हम लोग आगे आप बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। एक सेकंड, इसको ऐसे कर, इट इज विजिबल टू ऑल। अब हम लोग पढ़ेंगे इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में बच्चों। इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट क्या है? इन्फेक्शियस एजेंट वो है जिसकी वजह से इन्फेक्शियस डिजीज होता है, मतलब यही, इसी को हम क्या आगे चल के क्या कहेंगे, पैथोजेंस, पैथोजेंस। और पैथोजेंस की कई कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी है बैक्टीरिया, तमाम तरह के बैक्टीरिया से डिजीज होता है। दूसरी कैटेगरी है वायरस, तमाम तरह के वायरसेस से डिजीज होता है। तीसरी कैटेगरी है फंजाई, मिनी फंजाई, जिससे आपको क्या कहते हैं, रिंग वार्म टाइप के डिजीज होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रोटोजोवंस, प्रोटोजोवंस, और एक और कैटेगरी है वार्म,
जैसे इंटेस्टाइनल वॉर, इसका एग्जांपल है रिंग वॉर। रिंग वॉर में भी आता है एस्केरिस। आप लोग सुनोगे ना, पेट में कीड़े पड़ गए हैं, ठीक है, इसके लिए एक मेडिसिन आती है एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल। सर वो टैबलेट होती है। हाँ बेटा, आस्क अगेन, व्हाट इज सर योर वो क्वेश्चन? सर वो टैबलेट होती है। आवाज नहीं रहा, ऐसा करो बेटा, चैट पे क्वेश्चन भेजो तो जरा, आवाज तुम्हारी फंस के आ रही है। सर ये तो आपने भी दवा का नाम बताया, वो टैबलेट होती है। हाँ बेटा, टैबलेट होती है, छोटे बच्चे टैबलेट नहीं खाते हैं, तो इसकी सिरप भी आती है छोटी सी, फॉर द स्मॉल स्टूडेंट्स। एक बार स्कूल में बता तो था, पता नहीं आप लोग कहाँ थे, स्कूल में एक बार मेडिसिन, आई थिंक आज से 1 साल पहले, कोरोना काल से पहले लगभग, एल्बेंडाजोल की मेडिसिन से डिस्ट्रीब्यूट की कराई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि बच्चे खाएं अगर उनको पेट में। वही टैबलेट जो सर पेट मारने के लिए बोलते थे स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे सर लोग। हाँ हाँ, ये वही मेडिसिन है। मैं ये क्या बता, पैथोजन एक वर्ड आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, प्रोटोजोन से वार्म भी हो सकता है। मतलब पैथोजन वो है जो डिजीज को काज करता है। इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो मेरा पैथोजन है, जिसको डिजीज हो रहा है। इसकी कई कैटेगरी है, बैक्टीरिया है तो उसको अलग दवा से मारेंगे, एंटीबायोटिक से मारेंगे, वायरस है तो एंटीवायरल से, फंजाई है तो एंटी फंगल से, प्रोटोजोन से तो एंटी प्रोटोजोन से, और वार्म है तो एल्बेंडाजोल या एंटी प्रोटोजोन मेडिसिन यूज करेंगे, एंटी वार्मल मेडिसिन यूज करेंगे। अच्छा, प्रोटोजोन्स के बारे में आप लोग क्या जानते हो? व्हाट इज प्रोटोजोन्स? ये क्या होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? यूकैरियोटिक। आप लोग को यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस तो पता है? व्हाट इज यूकैरियोटिक, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक? ऐसा नो, कोई बताओ मुझे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक है तो बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर होता है, लेकिन बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है। और प्रोटोजोन्स यूकैरियोटिक, इसके एग्जांपल है अमीबा। ये हम लोग ठीक को है, सर नहीं पता था, यूकैरियोटिक और प्रीकैरियोटिक। फर्स्ट चैप्टर में है। क्लास 9th में बेटा टर्म 1 में ही पढ़ाया गया होगा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी कितना टाइम हुआ ही पढ़े, नित्यम। था ना? यस सर। सर मैंने पढ़ा नहीं था ना, इसलिए मुझे नहीं पता था। अच्छा, तो बता देते हैं। और किसी बच्चे को पता है? मेरा क्वेश्चन ये है, कोई जानता है? प्लाज्मोडियम हो गया, और क्या हो सकता है? फाइलेरिया हो, फाइलेरिया तो वार्म हो गया। पैरामीशियम हो गया। बताओ, देखो बेटो, प्रोकैरियोटिक मींस, प्रो मींस प्रिमिटिव और कैरियन मींस न्यूक्लियस। जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव हो, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होने का मतलब क्या है? उस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, मतलब उसके पास डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल तो होगा, लेकिन वो किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होगा, वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस। उसको एक नाम देते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स की खास बात होती है, जिनके न्यूक्लियस एडवांस होते हैं, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। तो जो अमीबा है, प्लायरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, यूग्लिना है, ये तमाम तरह की यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको प्रोटोजोअस बोलते हैं। अमीबा से भी कुछ बीमारी हो सकती है, प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, ठीक है, मलेरिया होता है। एक और है लेशमानिया करके, लेशमानिया, इससे होता है काला आजार, ठीक है। तमाम तरह की सारे डिजीज कॉजिंग प्रोटोजोन्स होते हैं। इनको मारने के लिए अलग तरह का मेडिसिन यूज करना पड़ेगा। यदि आपको मलेरिया वाला बुखार है तो अलग दवा मिलेगी, टाइफाइड वाला बुखार है अलग दवा मिलेगी। सर टाइफाइड क्या काला होता है? होता है? क्या बेटा? काला जार क्या होता है? काला आजार बेटा एक लेशमानिया से बीमारी होती है। जो आजार मिस होता है फीवर, और काला मिस होता है कि इसमें स्किन पे बड़े बड़े काले काले स्पॉट, दाग
हो जाएंगे, मतलब दाग क्या हो जाएंगे, सर दाने उभर ब्लैक आएंगे। फीवर। हाँ, ब्लैक फीवर कह सकते हो, या करेक्ट, वैसा ही कुछ। ठीक है, तेलिस्मानिया से होता है। ये सारी चीजें हैं। तो आप लोगों को ये बताओ, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक समझ में आ गया कि नहीं? जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होंगे तो बैक्टीरिया होते हैं, और जो यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर होंगे तो वो प्रोटोजोअन्स होते हैं। इतनी बात क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने एनसीईआरटी बुक पे, इन्फेक्शियस एजेंट को रीड करना स्टार्ट करते हैं। We have seen that the entire diversity seen in the living world can be classified into a few groups. जितनी पूरी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि कितनी तरह के ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया एक तरह का ऑर्गेनिज्म हो गया, वायरस दूसरे तरह का हो गया, ह्यूमन बींग्स तीसरे तरह का हो गया, डॉग चौथे तरह का हो गया। अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिज्म, उनको अलग अलग ग्रुप्स में मैंने डिवाइड करके रखा है। ऐसे नो, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म कुछ कॉमन कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, कॉमन कॉमन कैरेक्टर्स को एक ग्रुप बना दिया। जैसे मैमल्स एक ग्रुप है, ऐसे आदमी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको हम मैमल्स कैटेगरी, इसमें गाय भी आ गए, काऊ, बेफेलो, ह्यूमन बींग्स, मंकी, ऐसा नो। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं तो उनको अलग क्लासिफिकेशन डाल दिया गया है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में तैरते हैं वो अलग ऑर्गेनिज्म, जो हवा में उड़ते हैं अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है। यही क्लासिफिकेशन। ठीक, organisms that can cause disease are found in a wide range of such categories of classification. Some of them are viruses, some are bacteria, some are fungi, some are single-celled animals, are protozoans। वो single-cell animals कह रहा है, एक सेल का बना है, और ये प्रोटोजोन्स, इसका मतलब वो यूकैरियोटिक है। Some diseases are also caused by multicellular organisms such as worms of different kind। इसके कुछ इमेजेस हैं, और इमेजेस को एक बार देख लेते हैं। देखो ये फिगर 13.a क्या कह रहा है, पिक्चर ऑफ सार्स वायरसेस कमिंग आउट ऑफ द सरफेस ऑफ एन इन्फेक्टिंग सेल्स। ठीक है, ये सार्स वायरसेस जो है कोविड का ही एक रूप हुआ करता था बेटा, अप्रॉक्स 2002 के आसपास ये आया था, सार्स कोविड नाम से, ऐसा कुछ करके। ठीक है, अब फिगर 13.1 का बी देखो, पिक्चर ऑफ स्टाइफिलोकोकाई द बैक्टीरियल व्हिच कैन कॉज एक्ने। एक्ने क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है जिससे किससे हो रहा है, स्टाइफिलोकोकाई से हो रहा है। द स्केल ऑफ द इमेज इंडिकेटेड बाय द लाइंस। एक बार एक्ने सर्च कर लेना, एक्ने क्या है, मुझे इसके बारे में थोड़ा आइडिया नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, ट्रिप्नोसोमा है, एक प्रोटोजोअन्स है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोअन मतलब एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ट्रिप्नोसोमा से क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। द सर ऑर्गेनिज्म इस लाइन, फिश होता है। क्या बेटा, नहीं ट्रिप्नोसोमा फिश नहीं है, ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोअन्स है। ये जूम करके इमेज दिखाया गया तो इस तरह का इमेज दिखाया, ये आपका आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स है, और रेड ब्लड सेल्स की आकार का देखो छोटा सा ये कोई ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, जिसको हम ट्रिप्नोसोमा कह रहे हैं। इससे जो बीमारी होती है उसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। तो सर इसमें इंसान सोता रह जाएगा ना? क्या होता है बेटा, स्लीपिंग सिकनेस मतलब इंसान जिसको भी हो जाए मान लीजिए तो वो सोने लगेगा। इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ बेटा, स्लीपिंग सिकनेस शायद ऐसा कुछ गेस कर सकते हैं, लेकिन इसको एक बार क्लास के बाद इसको नेट पे सर्च करना, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ओके मैं सर। चेक करके आऊंगा उसको आखिर ये क्योंकि क्या सर चीज मैं है। एक वीडियो में देखा था इसी पे, तो हुआ था 19th सेंचुरी के दौरान, तो उसमें लोग सोते रह जाते थे 7 से 8 दिन तक। हो सकता है, हो सकता है, तुम देखे हो तो बात सही है। फिर स्लीपिंग, स्लीपिंग मतलब सोना, सिकनेस मतलब सोने की बीमारी, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, और ये पिक्चर ऑफ लेशमानिया है, लेशमानिया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिससे काला आजार होता है, ये भी प्रोटोजोअन्स है। द प्रोटोजोअन्स ऑर्गेनिज दैट कॉजेज काला आजार। द ऑर्गेनिज आर ओवल शेप, अंडाकार होता है, ये देखो ये अंडाकार है। ठीक है, एक अंडे की तरह लग रहा है। एंड इच हैज वन लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर, ओवल शेप होता है प्लस एक विप होता है, फीते की तरह स्ट्रक्चर भी होता है साथ में। क्लियर? यस सर। और लास्ट है ये आपका एस्केरिस है, जो ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसको बोलते हैं पेट में केचुए आ गए, कीड़े आ गए, इसी को रिंग वार्म बोलते हैं या एस्केरिस बोलते हैं। देखो लिखा ना, राउंड वार्म, सॉरी रिंग वार्म नहीं, राउंड वार्म। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाड्स इसका पूरा नाम है।
from the small intestine, the ruler next to it show 4 centimeter to give us an idea of the scale. ये 4 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है, स्केल बता रहा है कि काफी बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कुछ इन्फेक्शिंग एजेंट के बारे में। अब आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, वो हमारे पास कम टाइम बचा है तो हम इसको कोशिश करते हैं 1-2 पैरा कंप्लीट करते हैं। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ डिजीज काज्ड बाय वायरसेस आर द कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर एंड एड्स। तो इस कैटेगरी को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि वायरसेस से कौन कौन डिजीज होते हैं। तो कॉमन कोल्ड जो आपको सर्दी होता है, इन्फ्लुएंजा कुछ लोग को होता है ना कि उन लोगों को मोस्ट ऑफ द ओकेजन पे कोल्ड एंड कफ होता रहता है। जैसे मुझे भी क्या होता है, मुझे अधिकतर कोल्ड एंड कफ रहता है, भले वो विंटर सीजन हो चाहे समर सीजन हो, उनको इन्फ्लुएंजा प्रॉब्लम रहती है। डेंगू फीवर मतलब फीवर की एक कैटेगरी जो कि वायरस से होती है, उसको डेंगू वाला वायरस बोलते हैं, इसमें प्लेटलेट्स काउंट काफी कम हो जाते हैं। ठीक है, एंड एड्स, एड्स भी क्या होता है, वायरस होता है, चाहे भी वायरस से। ठीक, डिजीज लाइक टाइफाइड फीवर, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस एंड एंथ्रेक्स आर काज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन कौन होगा इसको नोट कर लीजिएगा। टाइफाइड वाला फीवर बैक्टीरिया से होगा, कोलेरा जिसको हैजा कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को आप टीबी कहते हैं, एंड एंथ्रेक्स के बारे में थोड़ा जानकारी करना हो तो चेक कर लीजिएगा, ये सारे किसी से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। मेनी कॉमन स्किन इन्फेक्शन आर काज्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ फंजाई, जैसे दाद हो गया, खाज खुजली, नाम सुनते होंगे ना कि एंटी फंगल क्रीम लगाते हो, एंटी फंगल पाउडर यूज करते हो, वो फंजाई से होता है मोस्ट केसेस में। प्रोटोजोअन्स माइक्रोब्स काजेज मेनी फैमिलियर डिजीज सच एज मलेरिया एंड काला आजार। मलेरिया और काला आजार किससे हो रहा है, प्रोटोजोअन्स हो रहा है। मलेरिया किससे होता है, इसका आंसर है प्लाज्मोडियम से, और काला आजार किससे होता है, तो लेशमानिया से, जिसका भी आपने इमेज देखा है। तो काला जार होता है, उसके लक्षण भी तो होते होंगे। बिल्कुल बेटा, इसमें फीवर आता है, लक्षण ही बता रहे हैं। फीवर आने के साथ साथ चेहरे पे दाग हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, वो काले काले रंग के दाने होते हैं। आप इमेज करोगे तो काफी डरावना इमेज आपको दिखेगा, काला आजार पेशेंट्स या काला आजार डिजीज करके से अपने सर्च करना तो आपको दिख जाएगा, तो उसके सिम्टम भी वहां दिखेंगे। सर इसमें पेट भी फूलने लगता है। हाँ, मे बी मैं इसके बारे में पूरा डिटेल्स नहीं पढ़ा हूं, लेकिन जहां तक ये एक मैंने इसके इमेजेस देखे हैं तो एक तो चीज था कि फीवर तो आना तय है, दूसरा चीज बॉडी पे काले काले दाने हो जाते हैं ढेर सारे पूरे होल बॉडी पे। ठीक है, हो सकता है पेट फूलता हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ठीक है, ऑल ऑफ अस आल्सो कम क्रॉस intestinal worm infection as well as the disease like elephantiasis caused by different species of worm। एलिफेंटियासिस क्या है, हाथी पांव इसको बोलते हैं बेटा, और ये क्या है, ये भी वार्म से होता है, फाइलेरियल वार्म, फाइलेरिया। जैसे कि एक एस्केरिस एक वार्म है, फाइलेरिया भी एक वार्म है, जो कि हमारे लिम्फ ग्लैंड पे अटैक करता है, हमारे बॉडी के अंदर छोटा सा होता है, और ये हमारे हाथ पैर लिम्स में स्वेलिंग ला सकता है। यदि किसी पार्टिकुलर पैर पे इन्फेक्ट किया है तो एक पैर स्वेल करेगा, दोनों पैर स्वेल कर सकता है, तो हाथी की तरह पैर एकदम हो जाता है मोटा, मतलब मोटा क्या होता है, स्वेल कर जाता है, इसलिए इसको हाथी पाव या एलिफेंटियासिस कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक करते हैं ये टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में अब हमारी नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग के होमवर्क रहेगा कि आप लोग ये पैरा यहां तक रीड कर लेंगे 13.5 से पहले तक, हो सके 30.5 एक्टिविटी करिएगा। उसके बाद फिलहाल मैं अपने क्लास में चीजें बताऊंगा, और आज जो चीज मैं नहीं बताया हूँ जो आप जानना चाहते हो उसके बारे में बताऊंगा, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस क्या हो गया, काला आजार क्या हो गया, एक्ने क्या हो गया। ठीक है, कुछ और चीज बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर देखो बेटा अपने आप बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सर आज के लिए इतना ही।